जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 37। आज का लेक्चर हमारा स्लो टेम्पो पे लेक्चर है। सिर्फ हम टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की डिस्कशन करेंगे। रीज़न ये है कि असल में हालांकि ओरिजिनली प्लान था कि हम आज चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसा कि मुल्की हालात है आपको पता है, और स्टूडेंट्स फिज़िकली भी क्लास में नहीं आ सकते और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, कुछ इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि बजाय ये कि क्रिटिकल कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाए या क्लास में कवर करवाया, जैसे बेहतर है कोई ऐसा टॉपिक जो पेंडिंग है करवाना है, लेकिन कंपैरेटिवली वो इंडिपेंडेंट है ऑन गोइंग टॉपिक से, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है इस लेक्चर को बाद में भी ले लेता है, हफ्ते 10 दिन बाद भी, तो उसकी जो ऑन गोइंग चैप्टर्स है उसकी कवरेज इफेक्ट ना हो। इसलिए क्या डिसाइड किया हमने? टेस्ट डिस्कशन। कौन सी? टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डिस्कशन नहीं हुई ना? चलिए फिर तैयार है डिस्कशन के लिए? स्टार्ट करते हैं जी। पहला टेस्ट हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन 1, व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब बताइए? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर इसके बाद क्या करना है? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग बतानी है। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और एंड पे क्या करना है? एग्जाम्पल। शाबाश। क्या एग्जाम्पल है जी? ऑडिट की बजाय ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दें ज्यादा बेहतर है। व्हाई एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है? क्या वो भी लिखना है? एक्सप्लेन करने को कह रहा है तो लिखना है सारी रीजन। ठीक है जी, पता है रीजन कौन कौन सी है? कौन सी रीजन है? मोस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, और टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन जजमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। शाबाश। ये 1 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर किसे कहते हैं हम? सीएफओ को। ठीक है, सीएफओ का अल्टरनेट नेम है फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड योर फर्म टू अंडरटेक ए नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी होती है? नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी होती है? कौन से? रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट तो है लेकिन ऑडिट नहीं है। कौन सी एंगेजमेंट हुई फिर? ये रिव्यू एंगेजमेंट हुई। कह रहे क्वार्ट फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड योर फर्म टू अंडरटेक नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। द ऑडिट जूनियर हैज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन सच एन असाइनमेंट बिफोर एंड हैज आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन व्हाट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स। वो कह रहा है बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? एक्सप्लेन 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। सिर्फ लिस्ट करना है या एक्सप्लेन भी करना है? मार्क्स ज्यादा है और फिर इसके बाद वर्ब भी एक्सप्लेन का है, तो एक्सप्लेनेशन भी हिस्सा होगी हमारे आंसर का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? Engagement in which a practitioner obtains evidence about valuation of subject matter, suitable criteria, and expresses his conclusion to enhance confidence of intended user other than responsible party. Role of directors as agent. Role of directors पढ़े थे हमने। 3 तरह के रोल्स है, एक स्टीवर्ड का, एक अकाउंटेबिलिटी का और एक एजेंट का। एजेंट का रोल क्या कहता है कि हाँ, डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसकी साइड को कहते हैं? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, हाँ, वो अदर बेनिफिट्स की वजह से करवाया जाता है। ये जो कंपनीज हर साल ऑडिट करवाती हैं, कंपनीज हर साल ऑडिट करवाती हैं, ये कौन सा ऑडिट होता है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी जब फाइनेंशियल जो साल पूरा होगा तो वो ऑडिट करवाना लाजमी है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट टू मैनेजमेंट। क्या बेनिफिट्स हैं ऑडिट के?
अच्छा, जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे मैनेजमेंट को भी इनडायरेक्टली मिलते। आप इसमें सिर्फ ऐसे बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं जो डायरेक्टली मैनेजमेंट को जिनका फायदा हो। जैसे उन्हें पता चलता है अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं कि नहीं, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर या फ्रॉड मिस स्टेटमेंट्स हो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स पे रिकमेंडेशन मिल जाती हैं समटाइम इनको। तो ये डायरेक्टली जो इसको अफेक्ट करते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे लिख देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि जो डायरेक्टली मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं वो बेनिफिट लिखें, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा हो तो आप अदर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स चूंकि कम है तो हम सिर्फ डायरेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट्स लिखेंगे। क्वेश्चन 4, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ बर्डी लिमिटेड। अच्छा, अब मैनेजिंग डायरेक्टर असल में चीफ एग्जीक्यूटिव का दूसरा नाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे मैनेजिंग पार्टनर होता है ना, सबसे सीनियर पार्टनर को कहते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसका दूसरा नाम है? चीफ एग्जीक्यूटिव। एन एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट has discovered that an employee had diverted ₹30,000 of company funds into his own bank account by creating and paying purchase invoices on fictitious supplier accounts over last 12 months। तो क्या वारदात क्या रहा उसका कि उसने फेक सप्लायर्स के अकाउंट क्रिएट किए और शो ये करवाया कि उनको पेमेंट्स हो रही हैं, हालांकि जो चेक बनते थे वो सप्लायर की पेमेंट्स के लिए सप्लायर के नाम पे नहीं बल्कि उसके बैंक अकाउंट में जाया करते थे। चेक फ्रॉड कर रहा था। Managing director has contacted your firm to express his concern that audit team did not discover this fraud during the external audit and has requested a meeting with the engagement partner to discuss the issue। मैं कहा भाईजान ऑडिटर क्यों नहीं, आप क्या करते रहे हैं? जब वो फ्रॉड कर रहा था आप क्या करते रहे हैं? क्यों नहीं, जरा मीटिंग तो करें, मुलाकात करें। Financial statement for the current year show revenue of 25 million and profit before tax of 1.5 million. Explain why the managing director's expectation that audit team should have discovered the fraud is unrealistic। हमारे पास आपको पता है जब कभी केस होता है ऑडिटर के खिलाफ, उसके पास दो आर्गुमेंट, दो डिफेंस होते हैं। एक मटेरियलिटी की बेस पे कि इमटेरियल है और दूसरा रीजनेबल। हम पहले देखेंगे ये अमाउंट इमटेरियल है कि मटेरियल। अगर तो इमटेरियल है तो उसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशन या रीजनेबल एश्योरेंस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मार्क्स ज्यादा तो कर लें वरना छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल निकलता ही है तो फिर लाजमी हमने रीजनेबल एश्योरेंस या इनहेरेंट लिमिटेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करना है। क्लियर? अच्छा, पहला मुझे बताइए इसमें क्या ये मटेरियल है 30,000? 1.5 मिलियन का 5% कैलकुलेट करें, 75 इमटेरियल है तो सिंपल हम कहेंगे ऑडिटर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट डायरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस हमें डिस्कस करनी चाहिए? मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर मार्क्स ज्यादा है तो करें वरना ना करें। मार्क्स हैं 3, दरमियाने से हैं, यानी हमने कैलकुलेशन शो करवा दी और बता दिया, तो उसमें मेरा ख्याल है सिर्फ 1-2 लाइंस में इनहेरेंट लिमिटेशन वाली बात भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ये मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड आइडेंटिफाई ना करने की एक रीजन ये भी हो सकती है क्योंकि सैंपल बेस पे काम किया था। मैनेजमेंट होने हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी हो। फ्रॉड है तो खास तौर पे फ्रॉड वाला पॉइंट जरूर लिखना है कि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोल्यूजन से जो फ्रॉड किए जाते हैं वो डिटेक्ट करना मुश्किल है। हाँ जी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। 5A, गिव एनी 2 एग्जांपल्स अबाउट अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड बाय यू। एग्जाम्पल दीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन की जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनसर्टेनिटी होती है, जिन एरियाज में, उनकी एग्जाम्पल दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, गोइंग कंसर्न, डेप्रिसिएशन, लीगल केसेस। शाबाश, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सारे एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जिनमें अनसर्टेनिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लेकिन इनमें अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी की वजह से इन्हें वेरीफाई करना मुश्किल होता है। बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट? फेवरेट क्वेश्चन आपका। ऑडिट एंगेजमेंट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच आगे भी चलाना ना, इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, यानी ऐसी इंश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। जी क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है?
30,000, ये टोटल 12 महीनों का फ्रॉड है, ये एक महीने का नहीं है, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, उसने ये नहीं लिखा हुआ पर मंथ। अगर पर मंथ लिखा होता तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है जी टेस्ट 2। स्टार्ट करते हैं। यू आर द ऑडिटर ऑफ रॉयल लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ फायरवर्क्स। Following a disappointing last 3 months of trading, the company has requested an extension to its overdraft facility from its bankers. The bank has in turn asked your firm to carry out an assurance engagement on financial statements of company. Explain the benefits and limitations to both the bank and Royal Limited of obtaining the assurance report. पिछली दफा पिछले टेस्ट में उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजमेंट को सिर्फ बताओ बेनिफिट्स क्या है। अब की बार क्या कह रहा है, कंपनी को बताओ बेनिफिट भी लिमिटेशन भी, और दूसरा बैंक को भी बताओ, यूजर को भी, क्या फायदा और लिमिटेशन हो सकती है। कंपनी के लिए क्या फायदा है, बैंक लोन हासिल करने में आसानी होगी। लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, टाइम एंड कॉस्ट लगता है इसमें। बैंक के लिए क्या फायदा है, बैंक को एसेट्स जो सिक्योरिटी के तौर पे रखने हैं उनकी वेरीफाइड अमाउंट मिल जाएगी। और बैंक को नुकसान क्या है कि ये जो वेरिफिकेशन होगी ये रीजनेबल एश्योरेंस होगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगी। कुछ समझ आया लिमिटेशन से क्या मुराद है, डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ स्मार्ट सर्विसेज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2010, the auditor noted certain contradiction between the results of inquiry from company's legal advisor and the representation provided by management in respect of certain contingencies. Contradiction नजर आए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल याद आई आपको? Contradiction. Considering the above scenario, explain how the attitude of professional skepticism would help the auditor to deal with such matters. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे ऑडिटर को ऐसे मैटर्स को डील करने में हेल्प करेगा। यानी जब कभी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे हेल्प करता है हमारी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सामने रखते हुए हमने इन कॉन्ट्राडिक्शंस को नहीं करना, क्या करना है फिर, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके इनको रिजॉल्व करना है। अगर रिजॉल्व ना हो सके तो फिर हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। क्या इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए या सिर्फ हम कोर्स ऑफ एक्शन बता दें? 3 नंबर है तो डेफिनेशन ना ही आए तो बेहतर है, लिख सकते हैं। तो वैसे क्लियरली उसने पूछा नहीं हुआ, मार्क्स भी ठीक है 3 है, ठीक है रहने दे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। लेकिन कैसे हेल्प करेगा कॉन्ट्राडिक्शन वाले केस में, ये पता है आपको कैसे? हमने किस पे रिलाई करना है, किसी पे नहीं, बल्कि फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए उसने कहा हुआ है लीगल एडवाइजर और रिप्रेजेंटेशन, इनमें तो लीगल केस की बात कर रहा है। क्या लीगल केस के हवाले से हमें कोई प्रोसीजर बता भी देने चाहिए स्पेसिफिक कि क्या हो सकते हैं, या सिर्फ जनरल बात कर लें कि एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके इश्यू को रिजॉल्व करना है? बता देना चाहिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सॉरी ये क्वेश्चन 2 ही हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 में पता चल गया ना क्या करना है। इस सिचुएशन में जब कभी इनकंसिस्टेंसी हो ऑडिटर कैसे इसको डील करेगा, इसके प्रोसीजर बताने हैं। क्वेश्चन 3, you were the engagement partner on the audit of a commercial bank which has a network of more than 200 branches. During a recent meeting, member of the audit committee referred to an instance of irregularity in a branch, whereby the branch manager had extended credit to close relative without following bank's credit disbursement procedures. The member criticized the auditor for their failure to highlight such instances. मेंबर ने क्रिटिसाइज किया, उसने कहा भाईजान आप पकड़ ही नहीं सके इस तरह के, मैनेजर ने अपने रिश्तेदार को लोन दे दिया,
और आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके। एज एन एंगेजमेंट पार्टनर राइट ए लेटर टू ऑडिट कमेटी एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ISS वेयर एप्लीकेबल। क्या आर्गुमेंट देंगे इसमें? अब ये उसी जैसा क्वेश्चन नहीं है, मिलता जुलता, तो टेस्ट 1 में किया था 30,000 वाला, वो भी फ्रॉड था, उसमें भी इनहेरेंट लिमिटेशन, इसमें भी इनहेरेंट लिमिटेशन लिखेंगे, लेकिन इसमें फोकस किसके ऊपर होगा भला? फ्रॉड के ऊपर, मिस स्टेटमेंट, एरर के ऊपर, या के वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल में? ये एग्जाम्पल असल में मिस स्टेटमेंट, एरर या फ्रॉड नहीं है, बल्कि कौन सी एग्जाम्पल है? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की, कि बैंक ने अपने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। ये मिस स्टेटमेंट कब होती? जब बैंक ने लोन दे दिया होता, रिकॉर्ड ठीक ना किया होता या गलत किया होता, ये उस वक्त मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड होती। अब देखिए, उसने लोन दिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर या फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? रिकॉर्ड कर लिया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है, लेकिन बैंक के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। तो प्रोसीजर को फॉलो ना करना क्या कहलाता है? प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना इंटरनल कंट्रोल वीकनेस कहलाता है। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस किसी का रहेगी, लेकिन तो हम अब आर्गुमेंट में क्या लिख सकते हैं? हम पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, ठीक है। फिर हमने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के बाद कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। अपने डिस्कशन को इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करना है। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन गैप लिखे, एक्सपेक्टेशन गैप वाला पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन उसमें भी फोकस किस पे करना है? इंटरनल कंट्रोल्स पे, क्योंकि एक दफा आपको पता चल गया ना, ये नहीं, जैसे आपने प्रीवियस जो इनहेरेंट लिमिटेशन में डिस्कस की थी ना, उसमें हमने ज्यादा फोकस किस पे किया था? फ्रॉड वाली बात पे, क्योंकि वो फ्रॉड का केस था। इसमें ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पे, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन इसमें भी लिख सकते हैं, याद रखिए, एक्सपेक्टेशन गैप और इनहेरेंट लिमिटेशंस ये मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन फोकस किसके ऊपर करना है हमने? वीकनेस इंटरनल कंट्रोल। हम कहेंगे जी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना आईटी की जिम्मेदारी नहीं है। आईटी चूंकि सैंपल बेस पे काम करता है, इसलिए जरूरी नहीं कि सारी की सारी वीकनेसेस वो आइडेंटिफाई कर रहा हो। वो हो सकता है मैनेजमेंट ने खुद ही इंफॉर्मेशन ना दी हो, ब्रांच मैनेजर का रिलेटिव है ना, अगर ब्रांच मैनेजर ने खुद ही हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी कि उसने ड्यूरिंग ईयर कौन कौन से लोन डिसबर्स किए हैं, या बाकियों की इंफॉर्मेशन दे दी हो, ये वाला ना दिया हो, तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। जी ये क्वेश्चन 3 समझ आया? केस स्टडी थी, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के ऊपर फोकस कर रही थी, लेकिन मेन इशू वही था जो प्रीवियस वो 30,000 वाले में था। क्या ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? तो हमें यहाँ पे आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस उसको भी मेंशन करना है। क्वेश्चन 4, डिफाइन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की? टू कंफर्म ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल तो नहीं है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, किसी डेफिनेशन में लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्योंकि रिस्क को हम 2 लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रीफली डिस्कस सर्कमस्टेंसेस व्हेन आईटी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। 2 सर्कमस्टेंसेस हैं, बता सकते हैं कौन सी? व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल, और दूसरा रटे वाला पॉइंट, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सी गिव योर कमेंट्स ऑन टीम्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओमिटिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बताइए, टीम ये समझ रही है सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगा कर सकते हैं। आपके तासुरात से लगा, क्यों नहीं कर सकते? रिक्वायर्ड है हर एरिया पे परफॉर्म करना।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया पे परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ केसेस में रिक्वायर्ड है, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं है। फिफ्थ भी केस स्टडी है। क्या कह रहा है? Following issues were highlighted in a meeting of the audit committee of XYZ Limited with regard to financial statements of one of its subsidiaries on which auditor had issued an unmodified audit report. कह रहा है ऑडिटर ने इन दो केसेस में अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू की। रिक्वायरमेंट वाले पढ़ देते हैं, फिर केसेस पढ़ेंगे। यू आर वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी एंड कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। The chairman of audit committee has asked your comments with regard to the responsibilities of management and auditors of the above mentioned subsidiary. Give your comments on each of the above matter. उन matters पे आपने comment देने हैं। पहला, audit procedure were unable to detect a material error in inventory valuation because it occurred under exceptional circumstances and the internal control established by the management could not prevent and detect the same. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो, क्या वो ऑडिटर को डिटेक्ट करनी चाहिए? क्या वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होनी चाहिए? क्या रीजनेबल एश्योरेंस से एक्सेप्शनल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, वेरी लिमिटेड। हाँ जी, तो जो तो याद रखें मिसस्टेटमेंट रूटीन नेचर की हो फॉर एग्जांपल, उनको तो ऑडिटर डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो एक्सेप्शनल या रेयर केसेस में अकर हुई हो, रीजनेबल एश्योरेंस में, रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर में ऐसी मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो इसमें ऑडिटर का कसूर है कि नहीं? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक मिसस्टेटमेंट अकर हुई, ऑडिटर का कसूर नहीं है, ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। Second, provision for bad debt was insufficient and impact was material. It was also evident from subsequent events which came into knowledge of auditor before they issued their report. Provision for bad debt सही नहीं थी। दूसरे अल्फाज में क्या बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट थी और इस मिसस्टेटमेंट का ऑडिटर को नॉलेज भी था, इसके बावजूद अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ठीक किया क्या? नहीं, बल्कि गलत। क्यों गलत किया? क्योंकि जब उसे पता चल गया कि बैलेंस इनसफिशिएंट था प्रोविजन फॉर बैड डेट का, उसे इसको करेक्ट करवाना चाहिए था, एडजस्ट करवाना चाहिए था, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो फर्स्ट वाले केस में ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेकंड वाले केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, इसने रीजनेबल एश्योरेंस पर ऑब्टेन नहीं। क्लियर? चैप्टर 6 में जो हमने लेवल 2 की पेनल्टी वगैरह पढ़ी थी लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या वो यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं, इसलिए कि वो तब हमने लिखनी है जब क्वेश्चन लीगल रिक्वायरमेंट का हो, कंपनीज एक्ट का हो। ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का नहीं है। जो भी क्वेश्चन में नहीं बताया होता कि ये कंपनीज एक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है या आईएसएस है, वो कौन सा होता है? आईएसएस वाला। तो ये स्टैंडर्ड आईएसएस में, ये क्वेश्चन आईएसएस से के मुताबिक सॉल्व करना है हमने। Sixth, expectation gap is the possible difference between auditor's actual responsibilities and those assumed by readers of an audit report. यानी एक्सपेक्टेशन गैप डिफरेंस है जो ऑडिटर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो समझ रहे होते हैं, assume मतलब समझ रहे हैं, कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रीडर्स। What are the main misunderstanding in respect of audit made by users of accounts? फ्रॉड डिटेक्शन, ऑडिटर यूजर समझ रहे होते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट फ्रॉड, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शाबाश। ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शन, हालांकि ऑडिटर क्या करता है? सैंपल बेस पे काम करता है। और ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। इस अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई वीकनेस सामने आ जाए तो क्या करता है? मैनेजमेंट को बताता है या नहीं? बताता है थ्रू वीकनेस लेटर। शाबाश। B. Describe the criteria given in ISAs to evaluate reliability of audit evidence with examples. Reliability of evidence का क्राइटेरिया बताइए। याद है रिलायबिलिटी का? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी कोडेड वाली बात, कंट्रोल्स, ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट्री, एक्सटर्नल और डायरेक्ट, ये है ना रिलायबल एविडेंस। एग्जाम्पल बताइए कब एविडेंस रिलायबल होता है? आप सिचुएशन बताइए, एग्जाम्पल बताएंगे। जब वो रीजनल एविडेंस हो। रीजनल एविडेंस के एग्जांपल बताइए।
ओरिजिनल ऑब्टेन किया हो, यानी ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं, आईडी कार्ड की, अगर नए आने वाले एम्प्लॉइज का आईडी कार्ड चेक करना, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आईडी कार्ड देखा हो। डायरेक्टली ऑब्टेन किया हो, डायरेक्टली ऑब्टेन करने से क्या मुराद है, मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, एक्सटर्नल हो। हाँ जी, और कंट्रोल स्ट्रांग हो, इंटरनल कंट्रोल्स, तो एविडेंस रिलायबल होगा। एग्जाम्पल्स भी हमने बता दिया, ठीक है। डायरेक्टली की क्या एग्जाम्पल थी, कंफर्मेशन लेटर जो ऑडिटर डायरेक्टली वसूल करे मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। ये एक अहम एग्जाम्पल है, हमने चैप्टर 14 में इसकी केस स्टडी डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट, चलिए ये था हमारा छोटा सा लेक्चर था हमारा, मिनी लेक्चर इसको समझे, जिसका पर्पस सिर्फ ये था कि ये जो 2-3 अचानक से छुट्टियां आ गई हैं, इनमें कम से कम आप बिल्कुल स्टडी से कट ऑफ ना हो जाएं, बल्कि कुछ ना कुछ हमारा सिलेबस कवर होता रहे। नो डाउट बहुत शॉर्ट लेक्चर था। अब जाहिर है इसमें बहुत से फैक्टर्स को सामने रखना है, क्योंकि अगर एक बड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट्स वाला लेक्चर होता तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इसको ना देख पाते, और कल जब वो लिंक हो रहा होता तो कल का लेक्चर भी समझ में ना आता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कवर कर भी रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, ताकि हमारी पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, आपकी स्टडीज़ भी किसी न किसी पेस पे चलती रहे। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जो नहीं आ सकते, या यूट्यूब इंटरनेट की बंदिश की वजह से यूट्यूब पे भी लेक्चर देखने में प्रॉब्लम है, तो कंप्रोमाइज़ करना। बहरहाल आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें उम्मीद करते हैं कि कल तक हालात बेहतर हो जाएंगे और स्टूडेंट्स कल क्लास में मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। 6 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ ना, तो कल इंशाल्लाह चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है। आज का लेक्चर फिर यहीं पे, छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहरहाल आपको रीज़न बता दिया। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।